ओके हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी वाला जो चैप्टर था वो कंप्लीट कर लिया था और अभी आई थिंक सो मैं आपको केमिस्ट्री की बायोमोलिक्यूल के चैप्टर दे रही हूँ। तो आप लोग बहुत लकी हो बेटा कि क्लास 11th का जो बायोमोलिक्यूल है वो भी आपका साइमल्टेनियसली कवर हो जाएगा, राइट। और नीट एग्जाम के अंदर आपको 100% बेटा कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन अकेले बायोमोलिक्यूल से मिलने वाले हैं और साइमल्टेनियसली वो आपकी क्या बोलते हैं केमिस्ट्री के अंदर भी हेल्प करेगा। तो इधर से भी आपको कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आप समझ रहे हो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको बहुत तमीज से अच्छे से रिवाइज करते रहना साथ का साथ। अच्छा एक चीज मैं आपको और बता देती हूँ कि जो क्लास 12th के अंदर सिलेबस जो डिलीट कर दिया गया है वो मैं चैप्टर आपको अभी नहीं पढ़ाऊंगी। आई नो कुछ लोग सरप्राइज हो गए होंगे। देखो फिलहाल ये हमारा बोर्ड की पॉइंट ऑफ व्यू से लास्ट चैप्टर है जो हमें कवर करना है। तो अभी दिसंबर एंड तक या मतलब 5 या 6 जनवरी तक ये मैं चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दूंगी। तो उसके बाद आप लोग क्या करोगे पहले जो चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिए हैं क्योंकि अभी हमें बोर्ड एग्जाम देना है, तो बेसिकली आप इन चैप्टर को पहले अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। इनके एमसीक्यू मतलब इनके टेस्ट दे दीजिए, आप लोग इवन सब्जेक्टिव टेस्ट दे दीजिए। तो जब इतना काम हमारा बोर्ड लेवल का कंप्लीट हो जाएगा तो फिर उसके बाद हमारे पास जब टाइम मिलेगा तो हम बिल्कुल शांति से फिर नीट की तैयारी करेंगे। समझ आ रहा है पॉइंट? तो आपको दिमाग नहीं लगाना है, आपको जो मैं जैसे बोलूं आपको बस वो पैटर्न फॉलो करना है, राइट। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं चैप्टर कौन सा है 5th चैप्टर है एनसीईआरटी का। कौन सा? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस के बारे में। तो इस चैप्टर के अंदर हमें इनहेरिटेंस के प्रिंसिपल्स मतलब पैटर्न के बारे में पढ़ना है। तो उसमें आपने मोनोहाइब्रिड डाई हाइब्रिड पढ़ा होगा। इसके अलावा हम लोगों ने लॉज ऑफ कंप्लीट डोमिनेंस, लॉज ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ा होगा, लॉज ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आपने 10th क्लास में सुना होगा, है ना। तो ये सारे क्या होते हैं इसके इनहेरिटेंस के पैटर्न होते। वो तो मेंडल ने दिए थे, बट मेंडल की डिस्कवरी के बाद भी और भी आगे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए, उनमें भी हम लोग देखेंगे कि और क्या क्या डिस्कवर्ड हुआ। जैसे लिंकेज डिस्कवर्ड हुआ, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, एपिस्टेसिस, कॉम्प्लीमेंट्री जीन, सप्लीमेंट्री जीन, ये सारी चीजें क्लियर। तो चैप्टर का एक पार्ट यहाँ पे आएगा क्या इनहेरिटेंस के पैटर्न के बारे में, और चैप्टर का दूसरा पार्ट जो है वो क्या है वेरिएशन। एंड आप लोग जानते हो कि वेरिएशन मेनली किस वजह से होता है, तो आप लोग जानते हो म्यूटेशन की वजह से, है ना। तो थोड़े सरप्राइज होने वाले हो आप, बट मैं चैप्टर का पहले 2nd पार्ट कवर करवाऊंगी, फिर उसके बाद में 1st पार्ट। ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ क्योंकि बेटा 2nd जो पार्ट है वो काफी दिमाग लगाने वाला पार्ट है। तो वहां पे आपकी काफी एनर्जी यूटिलाइजेशन मतलब एनर्जी यूज होने वाली है। अगर ये चैप्टर में बिल्कुल शुरू से पढ़ा दूं तो आप मैक्सिमम एफिशिएंसी अपनी एनर्जी वहीं पे वेस्ट कर देते हो। खैर कुल मिला के जो मैं जैसे बोलूं वैसे पढ़ते जाओ। तो अभी हम लोग शुरू करने वाले हैं क्या वेरिएशंस के बारे में। तो वेरिएशन का गॉड फादर कौन है? तो वेरिएशन का गॉड फादर होता है कौन? म्यूटेशन। तो ऐसा हम इवोल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि एक पॉपुलेशन के अंदर वेरिएशन कौन कौन कॉज करता है। तो उसके 5 फैक्टर होते हैं। कितने? 5। जैसे फेयर एंड लवली के 5 होते हैं ना, 5 रुपए का फेयर एंड लवली, जिससे आपने बहुत सारे शेड्स देखे होंगे, बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, वेरिएशन आ रहा है। तो वैसे ही 5 जिसके अंदर आता है जेनेटिक ड्रिफ्ट, रिकॉम्बिनेशन मीन्स क्रॉसिंग ओवर, फिर हम पढ़ते हैं म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शन और जीन फ्लो, ठीक है। तो इसमें आपने क्रॉसिंग ओवर तो जानते ही हो, इसके अलावा वेरिएशन का एक और सोर्स होता है कौन? म्यूटेशन। एंड म्यूटेशन होता क्या है? जस्ट चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। पर वो चेंज तो नॉर्मली भी होता ही है ना? नहीं, यहाँ पे चेंज का मतलब है सडन चेंज और एक डिसकंटिन्यूअस चेंज। ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना क्योंकि आगे हम लोग एक साइंटिस्ट के बारे में बात करेंगे, ह्यूगो डी व्रिज के बारे में, जो इवोल्यूशन में आएगा। तो ह्यूगो डी व्रिज ने ये चीज बोली थी, जब हम लोग डार्विन के बारे में पढ़ते हैं ना, तो डार्विन ने थ्योरी दिया था नेचुरल सिलेक्शन। तो उसने बोला था कि वेरिएशन जो होते हैं वो कंटिन्यूअस होते हैं। कंटिन्यूअस कैसे? जैसे हमारे पेरेंट्स के अंदर वेरिएशन है, फिर हमारे अंदर वेरिएशन आए, हमारे बच्चों में वेरिएशन आएगा, उनके बच्चों में वेरिएशन आएगा, उनके बच्चों में वेरिएशन आएगा, और फिर ऐसे 100 पीढ़ी बाद 100 जनरेशन के बाद में क्या होगा, सारे के सारे वेरिएशन अक्यूमुलेट होके एक नई स्पीसीज इवॉल्व कर लेते।
तो ऐसे डार्विन ने बोला था कि जो वेरिएशन होते हैं वो कंटिन्यूस होते हैं एंड प्रोग्रेसिव होते हैं। बट वहीं पे सडनली अचानक से ह्यूगो डेविज ने बोला था कि नहीं डार्विन जी, मैं आपसे ये मतलब एक्सेप्ट नहीं करता हूं आपकी इस बात को, क्योंकि कुछ ऐसे वेरिएशन होते हैं जो अचानक से आ जाते हैं, सडन होते हैं, और कैसे होते हैं, डिसकंटिन्यूअस होते हैं। तो इनको क्या बोला जाएगा, म्यूटेशन। तो म्यूटेशन इज, क्या बोलेंगे, इज सडन एंड डिसकंटिन्यूअस, सडन एंड डिसकंटिन्यूअस, discontinuous change in genetic material is called as mutation। तो फादर ऑफ म्यूटेशन किसको बोला जाएगा, मतलब म्यूटेशन का डिस्कवरी किसने किया था, ये किया था ह्यूगो डी व्रिज ने, ह्यूगो डी व्रिज। इस साइंटिस्ट का नाम याद रखना, क्योंकि इस चैप्टर में एक बार ये और आएगा, ह्यूगो डी व्रिज ने। और इन्होंने इसको डिस्कवर किया था, एक प्लांट है जिसका नाम है इवनिंग प्राइम रोज, इवनिंग प्राइम रोज, जिसका साइंटिफिक नेम है ओइनोथेरा लेमार्कियाना, ओइनोथेरा लेमार्कियाना। ओइनोथेरा लेमार्कियाना, ठीक है। तो ये इसका साइंटिफिक नेम है। तो इसके अंदर डिस्कवरी हुई थी किसकी, म्यूटेशन की। तो ऐसा हम इवोल्यूशन के अंदर एक बार फिर वापस पढ़ेंगे। अब देखो म्यूटेशन जो है एनसीईआरटी के अंदर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इस चैप्टर में भी म्यूटेशन की बात हुई है, और अभी मैंने जो मॉलिक्यूलर बेसिस खत्म किया था उसमें भी म्यूटेशन के बारे में दिया हुआ था। तो मैंने आपको बोला था कि वो जब मैं जेनेटिक्स पढ़ाऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे देखो हम लोग म्यूटेशन की अगर बात करें तो हमारे पास म्यूटेशन दो तरह के होते हैं। कौन कौन से, तो म्यूटेशन हमारे पास कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के म्यूटेशन होते हैं। एक होता है इसके अंदर क्रोमोसोमल म्यूटेशन, और एक होता है इसके अंदर क्या, जीन म्यूटेशन, जीन म्यूटेशन। तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर दिया हुआ था क्या, जीन म्यूटेशन के बारे में, और इस चैप्टर के अंदर दिया हुआ है क्रोमोसोमल म्यूटेशन के बारे में। बट मैं दोनों आपको एक साथ ही पढ़ाऊंगी। अब क्रोमोसोमल म्यूटेशन का मतलब क्या हुआ, क्रोमोसोमल म्यूटेशन का मतलब होता है कि या तो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के अंदर कोई चेंज आएगा, स्ट्रक्चरल चेंज होगा। स्ट्रक्चरल चेंज कैसे, जैसे ये हमारे पास क्रोमोसोम है, तो ये क्रोमोसोम यहां से क्या हो गया, टूट गया, तो इतना पार्ट यहां से क्या हो गया, डिलीट हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज डिलीशन। या फिर क्रोमोसोम का ये पार्ट इतना क्या हो गया, डबल हो गया, तो इसको क्या बोला जाएगा, डुप्लीकेशन। या फिर हम बोलेंगे कि इस क्रोमोसोम से ये पार्ट टूट के किसी अदर क्रोमोसोम के ऊपर जाके अटैच हो जाता है, तो इसको बोला जाएगा क्या, दिस इज डुप्लीकेशन। और इसको बोला जाएगा ट्रांसलोकेशन। क्या बोलेंगे इसको, ट्रांसलोकेशन। या फिर फोर्थ इसके अंदर कंडीशन हो सकती है कि ये क्रोमोसोम जो है यहां पे घूम के ऐसा हो गया, कैसा, ये ऐसा हो गया, मतलब ये वाला जो पोर्शन है यहां से रोटेट हो गया, तो रोटेशन से क्या हो जाएगा, ये पोर्शन ऐसा बन गया। समझ आ रहा है, तो ये होता है इन्वर्जन। तो मैं आपको 3 तरह का पढ़ाऊंगी। एक होता है इसके अंदर डिलीशन, फिर दूसरा इसके अंदर आता है डुप्लीकेशन, फिर तीसरा हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन, और ये होता है इसमें क्या, इन्वर्जन। ये क्या होता है, इन्वर्जन। तो इसमें क्या हो रहा है, इस क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के अंदर चेंज आ रहा है ना, सो इसको बोला जाएगा क्रोमोसोमल एबेरेशन। एंड एबेरेशन का मतलब होता है एबेरेशन, एबेरेशन, एबेरेशन का मतलब होता है एबनॉर्मलिटीज। तो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के अंदर क्या आ रही है, एबनॉर्मलिटीज आ रही है, ठीक है। ये तो अब ऑब्वियसली बेटा क्रोमोसोम के ऊपर जीन प्रेजेंट होते हैं, तो अगर क्रोमोसोम के अंदर कोई एबनॉर्मलिटी है तो ऑब्वियसली उसकी वजह से हमारी एक नहीं बेटा उस क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट बहुत सारी जीन अफेक्टेड होंगी। तो सोचो एक जीन का जो म्यूटेशन है वो हम लोग टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, तो एक क्रोमोसोम के ऊपर बहुत सारी जो जीन प्रेजेंट होती है, तो इतनी सारी जीन का चेंज हम कैसे टॉलरेट करेंगे। सो दैट्स व्हाई नेचर के अंदर आपको क्रोमोसोमल एबेरेशन के मतलब एग्जाम्पल जो है बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि वो
ऑर्गेनिज्म जो है वो जाइगोट से अपना एम्ब्रियो डेवलपमेंट पूरा कर ही नहीं पाता है। तो जब पूरा एम्ब्रियो ही नहीं बना तो वो फिर पैदा कैसे होगा, है ना। चलो नेक्स्ट, और क्या चेंज हो सकता है, और हो सकता है इसके अंदर क्रोमोसोम के नंबर के अंदर चेंज। अब नंबर में चेंज कहने का मतलब, देखो ये मैं अभी आपको रफ बता रही हूँ सारी चीजें, ठीक है, बाद में इसको मैं डिटेल में फेयर में पढ़ाऊंगी। तो नंबर में कैसे चेंज मैम, जैसे मान लो कि हमारे पास ये क्रोमोसोम कितने होते हैं, 46 होते हैं। तो 46 से क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं क्रोमोसोम के अंदर, तो 46 से ये 47 हो गया, या फिर मान लो कि ये 48 क्रोमोसोम हो गए, या फिर 45 हो गया, 44 हो गया। तो इस तरीके से ये सारे चेंज हो सकते हैं, मतलब प्लस माइनस 1 2, प्लस हो सकता है या फिर माइनस हो सकता है। यहाँ पे कम हो गए, यहाँ पे बढ़ रहे हैं ना, तो ये क्या हो सकता है, प्लस हो सकता है, या फिर क्रोमोसोम का नंबर माइनस हो सकता है, कितना, 1 या 2 क्रोमोसोम का, ठीक है। तो इस तरह के म्यूटेशन को हम लोग बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी। इस तरह के म्यूटेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, एन्यूप्लॉइडी। तो एन्यूप्लॉइडी का मतलब होता है चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। एक और हमारे पास आता है यहाँ पे यूप्लॉइडी के बारे में। यूप्लॉइडी का मतलब होता है चेंज इन सेट ऑफ क्रोमोसोम। नहीं आया समझ में, यहां मैं बोल रही हूं कि क्रोमोसोम के नंबर में चेंज आ रहा है, 46 की जगह 45 हो गया, 44 हो गया, 47 हो गया, 48 हो गया। तो यहाँ पे जस्ट क्रोमोसोम का नंबर चेंज हो रहा है। बट यूप्लॉइडी के अंदर आपको, जैसे ये कंडीशन 2n है, तो 2n से आपको कंडीशन मिलेगी 3n, 3n से कंडीशन मिल सकती है 4n, 4n से कंडीशन मिल सकती है आपको 5n, 5n से कंडीशन क्या मिल सकती है 6n। सो बेसिकली क्या हो रहा है, क्रोमोसोम का पूरा सेट चेंज हो रहा है। तो यूप्लॉइडी के अंदर क्या होगा, चेंज इन सेट ऑफ क्रोमोसोम, चेंज इन सेट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। तो ये हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये हमारा इतना टॉपिक होगा यहाँ पे क्रोमोसोमल म्यूटेशन के बारे में, क्लियर। तो पहले मैं आपको ये पढ़ा देती हूँ, फिर हम पढ़ेंगे जीन म्यूटेशन के बारे में। चलो इसका भी मैं एक बार समरी बता ही देती हूँ आपको। एक काम करना, आप लोग जब इसको नोट डाउन करें तो प्लीज आप इसको रफ में नोट डाउन करें, क्योंकि लास्ट के अंदर इसका एक बहुत सुंदर सा हमें नोट्स बनाना है, मैं बताऊंगी वो कैसे बनाना है। फिर हम पढ़ेंगे यहाँ पे जीन म्यूटेशन के बारे में। तो जीन म्यूटेशन का मतलब होता है कि जहां पे जीन के अंदर एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड का चेंज हो रहा है, पूरी एंटायर जीन का जो सीक्वेंस होता है उस सीक्वेंस के अंदर एक न्यूक्लियोटाइड का चेंज होगा, ठीक है। तो एक न्यूक्लियोटाइड चेंज हो रहा है, मतलब एक सिंपल पॉइंट के ऊपर चेंज हो रहा है। सो दैट्स वाई क्या मैं इसको पॉइंट म्यूटेशन बोल सकती हूँ, है ना। तो जीन म्यूटेशन को हम क्या बोलेंगे, पॉइंट म्यूटेशन। और जीन म्यूटेशन जो है इसके एग्जाम्पल आपको बहुत सारे मिलेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बेटा एक जीन के अंदर एक न्यूक्लियोटाइड चेंज हो रहा है, तो वो फिर भी एक ऑर्गेनिज्म टॉलरेट कर सकता है। पर क्रोमोसोमल म्यूटेशन टॉलरेट करना मुश्किल है बेटा, क्योंकि यहाँ पे एक जीन नहीं, क्रोमोसोम के ऊपर जो इतनी सारी जीन्स होती है वो सारी अफेक्टेड होगी, ठीक है। तो इसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी, एक तो क्या ट्रांजिशन, एक मैं आपको पढ़ाऊंगी यहाँ पे ट्रांजिशन, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे ट्रांसवर्जन, फिर ट्रांजिशन, ट्रांसवर्जन, और फिर हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, फिर इसके अंदर हम पढ़ेंगे साइलेंट म्यूटेशन, साइलेंट म्यूटेशन, फिर हम पढ़ेंगे नॉनसेंस म्यूटेशन, नॉनसेंस म्यूटेशन। वैसे मैं आपको साइलेंट म्यूटेशन का मतलब बता देती हूँ कि हम लोगों ने शायद मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के अंदर कोडोन्स पढ़े होंगे, है ना। तो कोडोन्स के अंदर हमने क्या देखा था कि मान लीजिए यहाँ पे कि AUC ये कोड कर रहा है किसको, ये कोड कर रहा है मान लीजिए ट्रिप्टोफान को, मान लो, ठीक है। अब इसके अंदर म्यूटेशन होता है और ये म्यूटेशन होने से बन जाता है AUU। अब AUU अभी भी किसको कोड कर रहा है, ये अभी भी ट्रिप्टोफान को कोड कर रहा है। सो बेसिकली हुआ क्या यहाँ पे, C की जगह आ कौन गया, U आ गया। म्यूटेशन तो हुआ है, बट प्रोटीन लेवल पे आपको कोई म्यूटेशन अमाइनो एसिड की सीक्वेंस में चेंज नहीं मिल रहा है। तो म्यूटेशन कैसा हो गया, साइलेंट हो गया।
मतलब म्यूटेशन का कोई फर्क ही नहीं पड़ा। दिस इज साइलेंट म्यूटेशन। नॉनसेंस म्यूटेशन का मतलब होता है कि अगर मेरे पास कोडोन है UAA, एंड आप लोगों ने पढ़ा होगा बेटा कि UAA जो होता है ना वो कोड करता है ट्रिप्टोफान को। अब अगर इसमें म्यूटेशन होता है और ये UAA की जगह बन जाता है UAG, एंड यू नो UAG क्या होता है? उल्लू आया गया, तो ये बन जाता है स्टॉप कोडोन। सो बेसिकली वहां पे क्या हुआ? स्टॉप कोडोन, या फिर इसको बोलते हैं नॉनसेंस कोडोन। तो म्यूटेशन की वजह से अगर कोडोन चेंज होगी नॉनसेंस कोडोन या स्टॉप कोडोन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है तो इसको बोला जाएगा क्या? नॉनसेंस म्यूटेशन। फिर एक हम लोग और पढ़ते हैं मिससेंस म्यूटेशन। तो मिससेंस म्यूटेशन का मतलब होता है कि सेंस चेंज हो गया। चेंज कैसे? जैसे हम लोग बात करेंगे कि GAG जो होता है ना वो कोड करता है। यहां पे मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल पढ़ाऊंगी मिससेंस के अंदर। GAG भाई कॉमन सेंस की बात है, जितने भी जो डिसऑर्डर होते हैं ना वो ज्यादातर किसके होते हैं? मिससेंस म्यूटेशन के होते हैं। क्योंकि सेंस चेंज हुआ है तभी तो हम लोग क्या बोलेंगे? डिजीज हो रही है ना। हमारी बॉडी के अंदर साइलेंट म्यूटेशन तो हमको पता ही नहीं चलेगा कि म्यूटेशन कब हुआ, पर उससे फाइनली तो कोई चेंज हुआ ही नहीं ना। तो ये कोड करता है यहाँ पे किसको? ग्लूटामिक एसिड को। और अगर इसमें चेंज होने के बाद में ये बन जाए GUG, तो GUG जो होता है ना वो कोड करता है यहाँ पे वैलिन को। तो बेसिकली क्या हुआ? ए की जगह कौन आ गया? U आ गया। तो सेंस क्या हो गया? चेंज हो गया, क्योंकि अमाइनो एसिड क्या हो गया? चेंज हो गया। तो इसको बोला जाएगा क्या? मिससेंस म्यूटेशन। एक आता है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का मतलब होता है कि पूरा का पूरा न्यूक्लियोटाइड DNA में से निकल गया, डिलीशन। या फिर हम बोलेंगे कि पूरा का पूरा एक नया न्यूक्लियोटाइड उसमें ऐड हो गया। तो दैट इज पूरी की पूरी फ्रेम शिफ्ट हो जाती है। इसका मतलब मैं समझाऊंगी आपको, ठीक है। तो ये जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये इसकी पूरी समरी है, ठीक है। अब देखते हैं कि इसको कवर करने में कितना टाइम लगता है। स्टार्ट करें? चलो, तो सबसे पहले हम लोग यहां से शुरू करेंगे। तो इसको फटाफट रफ में नोट डाउन कर लीजिए। चलो, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे फर्स्ट कैटेगरी कौन सी? क्रोमोसोमल म्यूटेशन के बारे में। क्रोमोसोमल म्यूटेशन। एंड क्रोमोसोमल म्यूटेशन में हमने दो तरह की पढ़े थे, एक तो नंबर के अंदर म्यूटेशन, नंबर म्यूटेशन, और एक हमने यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कौन से? क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के अंदर डिफरेंस। क्रोमोसोमल स्ट्रक्चरल म्यूटेशन, जिसको हम लोग और क्या बोलते हैं? और क्रोमोसोमल एबेरेशन। एंड एबेरेशन मतलब एबनॉर्मलिटीज। वैसे आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, जो कैंसर होता है ना, तो कैंसर के सेल के अंदर आपको दोनों ही म्यूटेशन मिलेंगे। एंड कैंसर इज द रिजल्ट ऑफ ग्रुप ऑफ म्यूटेशन। ये पॉइंट लिख लीजिएगा आप लोग। कैंसर सिर्फ एक जीन में म्यूटेशन होने से नहीं होता है, बहुत सारी जीन में म्यूटेशन होने से फिर फाइनली सेल जो होती है वो अनकंट्रोल्ड हो जाती है, उसको बोला जाता है क्या? कैंसर, है ना। तो हम लोग बोलेंगे कि कैंसर जो है उसके अंदर बहुत ही कॉमन मिलेगा क्या? कॉमन मिलेगा उसके अंदर क्रोमोसोमल एबेरेशन। मतलब ये क्रोमोसोमल नंबर में भी म्यूटेशन आपको एबनॉर्मल मिलेगा और दोनों ही। तो क्रोमोसोमल म्यूटेशन आपको बहुत ही ज्यादा कॉमन मिलेंगे कहां पे? कैंसरस सेल्स के अंदर। और स्पेशली ये एबेरेशन तो आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। तो एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, जब कैंसर सेल्स को हम लोगों ने स्टडी किया था ना, तो हम लोगों ने क्या किया था कि जो कैंसर जो टिश्यू होता है उसमें से टिश्यू को निकाल कर हम लोग क्या करते हैं? हिस्टोलॉजी करते हैं। उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखते हैं। तो क्या देखते हैं? जब उसको देखोगे ना तो उसमें क्रोमोसोम के नंबर भी 46 से आपको कम ज्यादा मिलेंगे, स्पेशली ज्यादा ही मिलते हैं। और साथ में क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर भी बड़े अजीब गरीब होते हैं, टूटे फूटे क्रोमोसोम होते हैं। तो उससे ये पता चल जाता है कि सेल को कैंसर है या नहीं है ना। तो ये बहुत कॉमन आइडेंटिफिकेशन है कैंसर सेल्स का। अब नंबर के अंदर मैंने आपको बोला था कि इसके अंदर एक हम पढ़ेंगे एन्यूप्लॉइडी और एक हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्या? यूप्लॉइडी के बारे में।
तो एक बार आप ये जो है पूरा टॉपिक रफ के अंदर लिख लेना, बाद में बढ़िया सा डबल पेज के ऊपर आप इसको अच्छे से नोट्स बनाना। तो सबसे पहले आ जाएगा एन्यूप्लॉइडी। तो एन्यूप्लॉइडी का मतलब होता है चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ये क्या हो जाएगा? चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। और यूप्लॉइडी का मतलब क्या होता है? यूप्लॉइडी, तो ये हो जाएगा क्या? चेंज इन सेट ऑफ क्रोमोसोम। चेंज इन सेट ऑफ क्रोमोसोम। चलो देखते हैं। तो बाय द वे हम लोग होते कैसे? हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? तो हम लोग कैसे होते हैं? डिप्लॉइड होते हैं। तो ये हमारे पास क्रोमोसोम कौन सा है? फर्स्ट क्रोमोसोम की कितनी कॉपी होगी? 2। सेकंड क्रोमोसोम की भी 2 कॉपी होगी, थर्ड की भी 2 कॉपी, फिफ्थ की भी 2 कॉपी, सिक्स की भी 2 कॉपी, सेवंथ की 2 कॉपी, 8 की भी 2 कॉपी, 9 की भी 2 कॉपी। इस तरह से हर क्रोमोसोम की हमारी बॉडी के अंदर कितनी कॉपी होती है? 2 कॉपी होती है। इसका मतलब हम होते कैसे हैं? हम नेचुरली डिप्लॉइड होते हैं। हम नेचुरली कैसे होते हैं? डिप्लॉइड होते हैं। अब मान लो कि हर क्रोमोसोम की कितनी कॉपी होती है? 2 कॉपी होती है। पर अगर मैं तुम्हें ऐसा बोलूं कि फोर्थ क्रोमोसोम की यहाँ पे कितनी कॉपी हो गई? 3 कॉपी हो गई। नाउ क्वेश्चन, ऐसा क्यों हुआ वो मैं एक्सप्लेन करूंगी, अभी रुक जाओ। पर मान लो कि यहाँ पे फोर्थ क्रोमोसोम की कितनी कॉपी हो गई? 3 कॉपी हो गई। तो इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाएगा ट्राइसोमी। देखो, डाइसोमी नॉर्मल कंडीशन है। डाइसोमी, सोमी मीन्स क्रोमोसोम। सोम मतलब क्या होता है? क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम नेचुरली कितने होते हैं? 2 तो होते ही है। बट इसको आप क्या बोलोगे? दिस इज ट्राइसोमी ऑफ फोर्थ क्रोमोसोम। दिस इज ट्राइसोमी। तो इसमें क्रोमोसोम्स का नंबर कितना हो जाएगा? यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर हो जाएगा 47। एंड 47 का मतलब होता है 2n+1। तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 2n+1। मैम इसका कोई एग्जाम्पल बता सकती हो? तो इसको याद करने का एक ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ। इसको आप याद रखोगे पैड से, PED, पैड, PAD नहीं, PED, पैड। तो इसमें 13 लिखो, यहाँ पे 18 लिखो और यहाँ पे 21 लिखो। ये 2018 का क्वेश्चन था बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने क्या किया है, फोर्थ क्रोमोसोम 3 लिखे है ना, इसको बोलते हैं पटाउ सिंड्रोम। क्या बोलते हैं? पटाउ सिंड्रोम। तो पटाउ सिंड्रोम के अंदर आपको मिलेगी ट्राइसोमी ऑफ 13th क्रोमोसोम। तो उसमें 13th जो क्रोमोसोम होगा वो 2 नहीं, कितनी होंगी? 3 होंगी। ऐसा ही सेम इसको बोला जाएगा एडवर्ड सिंड्रोम। EDWARD, एडवर्ड सिंड्रोम। तो इसके अंदर आपको क्या मिलेगी? दिस इज द ट्राइसोमी ऑफ 18th क्रोमोसोम। एंड दिस इज डाउन सिंड्रोम, मंगोलियन सिंड्रोम। ये हमें पूरा डिटेल में पढ़ना है, जो 12th बोर्ड में क्वेश्चन आता है। तो डाउन सिंड्रोम, तो डाउन सिंड्रोम इज ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। क्लियर हो गया? तो ये तो हमने पढ़ा है क्या? ट्राइसोमी के बारे में। नेक्स्ट उसके बाद सेकंड, मान लो कि यहाँ पे ये 5th क्रोमोसोम जो है वो क्या हुआ? गायब हो गया। तो ये कितना हो गया? दिस इज 50। मतलब यहाँ पे 5th क्रोमोसोम कितना है? 5th जो क्रोमोसोम है वो एक ही बचा है। तो इसको बोला जाएगा क्या? मोनोसोमी। क्या बोला जाएगा इसको? मोनोसोमी। एंड मोनोसोमी में क्रोमोसोम कितनी हो जाएंगे यहाँ पे? 5। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2n-1। इसका फॉर्मूला यहाँ पे क्या बनेगा? इसका फॉर्मूला बनेगा 2n-1। इसका एग्जाम्पल आपको मिलेगा कौन सा? टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम, ये भी आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है। जहां पे फीमेल के अंदर हम क्या बोलते हैं कि फीमेल होती कैसी है? XX होती है ना, XX। बट यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? दिस इज X0। तो ये क्या होते हैं? 2 ऑटोसोम्स हो गए एंड डिप्लॉइड ऑटोसोम। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? X0 हो जाएगा। ये टर्नर सिंड्रोम जो है, मैं जब एम्स के अंदर MSc कर रही थी ना, तो मेरे पापा ने उनके कोई फ्रेंड थे, तो उनकी एक छोटी सी बच्ची थी। मतलब लिटरली उसका हाइट इंक्रीज नहीं हो रहा था, बहुत छोटा हाइट था, लाइक यहाँ से लेकर इतना हाइट था। और वो बच्ची हो गई थी 12 ईयर की। एंड 12 ईयर में हाइट तो इंक्रीज होती रहती है ना। तो उसके पापा हो गए थे बहुत परेशान, ठीक है, कि मतलब इस बच्ची का हाइट क्यों नहीं इंक्रीज हो रहा है। तो पहले उन्होंने हॉस्पिटल में जितना हो सकता है डॉक्टर्स को दिखाया,
पर फिर भी कुछ भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद में उन्होंने अहमदाबाद के अंदर खूब सारे टेस्ट करवाए, तब भी कोई रिजल्ट नहीं मिला उनको। फिर उसके बाद में ऐसे डिस्कशन चला, तो हॉस्पिटल सबसे अच्छा कौन सा इंडिया का, एम्स दिल्ली है। तो पापा ने बोला कि आप वहां ले जाओ, मेरी बेटी है वहां पे, हेल्प कर देगी। चलो वो लोग आए वहां पे, और फिर उसके बाद मैंने उनका दिखाया था जहाँ पे मतलब जनरल चेकअप जहाँ करते हैं ना, उसमें डॉक्टर ने सीधा ही उनको ब्लड टेस्ट भेजा था जेनेटिक्स डिपार्टमेंट के अंदर। एंड जैसे ही जेनेटिक्स डिपार्टमेंट से जब रिजल्ट आया, तो रिजल्ट में पता चला कि उस बच्ची को जेनेटिक डिसऑर्डर है, उसमें सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम है। वो थी लड़की कौन सी, टर्नर सिंड्रोम का एग्जाम्पल दी। एंड फिर उसके बाद में डॉक्टर ने क्या किया, उसका बोन्स जो होती है ना, उसका एक्सरे लिया। एंड एक्सरे जब हम लोग लेते हैं ना, तो बोन्स के अंदर होता क्या है कि यहाँ पे एक कभी आप लोगों ने पढ़ा होगा बोन का डायग्राम, तो यहाँ पे एक प्लेट होती है जिसको बोलते हैं मेटाफिजिक प्लेट एंड मेटाफाइसिस, ये ठीक है। तो मेटाफाइजिल एक प्लेट होती है, तो ये प्लेट के अंदर जो सेल्स होती है ना, ये क्या करती है, जब डिवाइड करती है तो बोन्स की लेंथ जो होती है बढ़ने लगती है। तो उन्होंने देखा था कि लकीली इस बोन्स के अंदर थोड़ी सी एक मेटाफिजिक प्लेट थोड़ी सी बच गई थी, बट अब हमारी बॉडी के अंदर ये मेटाफिजिक प्लेट होती नहीं है। तो उस बच्चे के अंदर थोड़ी सी बच गई थी, तो फिर उन्होंने क्या किया, उसको एक्सटर्नली ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शन दिए। एंड ग्रोथ हार्मोन का इंजेक्शन देके उसका लड़की का हाइट जो है वो 5 फीट कर दिया गया। हाँ, वो अभी लड़की मेरे व्हाट्सएप के वहां पे है, और मैं उसका स्टेटस देखती रहती हूँ, वो फोटो अपनी डालती रहती है। तो उसकी हाइट जो है 5 फीट हो चुकी है। एंड साथ में उसका ऑपरेशन भी हुआ था बाद में। क्यों? क्योंकि देखो, एक फीमेल के अंदर हेल्दी ओवरी बनाने के लिए 2 एक्स की जरूरत होती है, पर इसके पास एक्स तो एक ही था ना, तो इसकी ओवरी जो थी ना वो बहुत छोटी छोटी थी, रूडिमेंट्री, बहुत ही नॉन फंक्शनल छोटी छोटी रूडिमेंट्री ओवरीज थी। तो डॉक्टर को ऐसा लगा कि कहीं फ्यूचर में ये कैंसरस ना हो जाए, सो डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन करके वो दोनों ओवरीज भी उसके निकाल दी। ठीक है, बट ये सारा प्रोसेस हुआ था उसके साथ। तो ये लड़की थी टर्नर सिंड्रोम का एग्जाम्पल। बट आप सीरियसली बताऊं, उसके व्हाट्सएप का अगर स्टेटस देखोगे ना, मुझे ऐसा लगता है शायद वो हमसे ज्यादा खुश है। उसको पता है कि उसके साथ मतलब क्या बीमारी है, बट फिर भी खैर। तो ये एग्जाम्पल था किसका, टर्नर सिंड्रोम का। तो ये भी हमें पूरा डिटेल में पढ़ना है, सिलेबस में है हमारे। अब मान लो सपोज कर रहे हो कि यहाँ पे ये हो गया कंडीशन, क्या हो गया, ये लो, सेकेंड क्रोमोसोम होने कितने चाहिए थे, 2 होने चाहिए ना, दोनों के दोनों गायब हो गए, तो उसको बोला जाएगा नलिसोमी। ये क्या हो जाएगा, दिस इज नल, नील, तो नील हो गए, तो नील से नलिसोमी। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इसका फॉर्मूला बन जाएगा 2n-2। तो इसमें क्रोमोसोम कितने होंगे, इसमें क्रोमोसोम हो जाएंगे कितने, 44। और इसका कोई एग्जाम्पल नहीं मिलेगा, क्योंकि बेटा अगर एक क्रोमोसोम पे गाड़ी चल नहीं सकती है, तो बेटा अगर सेकंड क्रोमोसोम दोनों के दोनों गायब हो गए, तो सेकंड क्रोमोसोम के ऊपर कितनी सारी जीन्स होती है, वो सारी की सारी जीन्स ही गायब हो गई। तो फिर इसका कोई एग्जाम्पल आपको नेचर में मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये वाला जो जाइगोट होता है वो अपना एम्ब्रियो डेवलपमेंट पूरा कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, चलो और देखते हैं उसके बाद और क्या हो सकता है। तो 4th हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि कंडीशन ऐसी हो गई, तो 7th क्रोमोसोम होते कितने, 2, बट अब कितने हो गए, 4। तो उसको बोला जाएगा टेट्रासोमी। और इसके भी एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेंगे कभी। तो इसमें क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, क्रोमोसोम हो जाएंगे 48। तो इसको क्या लिखोगे आप, 2n+2। क्या लिखेंगे इसको, 2n+2। तो आप इसको क्या बोलोगे, दिस इज टेट्रासोमी ऑफ 7th क्रोमोसोम। सिर्फ टेट्रासोमी नहीं बोलेंगे, इसको बोला जाएगा टेट्रासोमी ऑफ 7th क्रोमोसोम। ये क्लियर हो गया। तो इस तरीके से ये हमें 4 डिजीज मिलेगी। क्लियर, पक्का। चलो, और अगर मैं और डिस्कस करना चाहूं एग्जांपल, तो 2 पॉइंट और हम लोग बना सकते हैं। क्या, एक हम बना सकते हैं डबल मोनोसोमी। डबल मोनोसोमी, डबल मोनोसोमी का मतलब 5th भी गायब हो गया और यहाँ पे 3rd भी एक ही है। तो यहाँ पे आपको मोनोसोमी किसकी मिल रही है, 3rd क्रोमोसोम की भी मिल रही है और 5th की भी मिल रही है। तो इसको बोला जाएगा डबल मोनोसोमी। तो इसमें क्रोमोसोम कितने होंगे, 44। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसका, 2n-2।
फॉर्मूला क्या बन जाएगा इसका, 2n-2। देखिए ये मैंने गलत लिख दिया क्योंकि 2n-2 तो नलिसोमी होती है, तो इसको बोला जाएगा 2n-1 ठीक है। तो एक थर्ड क्रोमोसोम कम है और एक फिफ्थ वाला क्रोमोसोम कम है, तो इसको लिखने का तरीका ये होता है, ठीक है। और एक हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं डबल ट्राइसोमी। देखो मान लो कि यहाँ पे फोर्थ क्रोमोसोम कितने, 3 है, और सिक्स क्रोमोसोम भी कितने हो गए, 3। तो अब आपको ट्राइसोमी 2 जगह मिल रही है, फोर्थ क्रोमोसोम की, सिक्स क्रोमोसोम की। तो इसमें क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, 48। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2n+1+1। क्यों, बिकॉज +2 जो है हम लोग ऑलरेडी टेट्रासोमी के लिए यूज कर चुके हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाएगा, +1+1। इतना क्लियर हो गया। तो इसके बाद बाय द वे ये एन्यूप्लॉइडी तो हो गया खत्म, बट इसके बाद अब मैं आपको डिटेल के अंदर पढ़ाऊंगी क्या, डाउन सिंड्रोम, और एक हम पढ़ेंगे टर्नर सिंड्रोम। ये आपका पूरे सिलेबस में है। बाकी पटाव सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम को आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस आपको इसका इतना ही ध्यान रखना कि ये ऐसा होता है। अच्छा नाउ इसका अगर मैं रीजन तुमसे पूछूं कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो एन्यूप्लॉइडी का रीजन क्या है, मतलब एन्यूप्लॉइडी क्यों मिलती है नेचर के अंदर। तो जनरली ऐसा कहा जाता है बेटा कि ओल्ड एज के अंदर, मतलब ज्यादा लेट शादी नहीं करनी चाहिए। शादी करने का जो बेस्ट एज है मैक्सिमम से मैक्सिमम 30-32, इसके बाद शादी करते हैं और बाद में बच्चे कंसीव होते हैं ना, तो दिक्कत होती है कि उनके बच्चे जो पैदा होंगे उनके अंदर कोई ना कोई एबनॉर्मलिटीज होगी। कैसे, कोई 100% नहीं है, बट चांसेस काफी हाई हो जाती है, प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। रीजन क्या होता है कि हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ा था, तो उसमें देखा था कि फीमेल के ओवरी के अंदर क्या होता है, प्राइमरी oocytes होती है, जो अपना मियोसिस 1 स्टार्ट कर चुकी है, एंड प्रोफेज 1 के अंदर डिप्लोटिन स्टेज के अंदर वो अरेस्टेड फेज में होती है, ठीक है। अब वो अरेस्टेड फेज में कब थी, बिफोर बर्थ से पहले वो अरेस्टेड थी। फिर ये फीमेल पैदा हो गई, 12 साल, 20 साल, 30 साल, 35 साल, एंड 35 ईयर बाद में आप इसको सडनली बोलो कि डिवाइड कर, तो बेचारी घबरा जाती है एग सेल, और घबराने के चक्कर में क्या होता है कि ये क्रोमोसोम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ना होकर अगर कुछ ऐसे हो जाए कि 46 क्रोमोसोम, तो जब एग बनना चाहिए तो 23 जाना चाहिए, पर मान लो कि इसके अंदर ऐसा कंडीशन हो जाए, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल की बात करती हूँ कि यहाँ पे फोर्थ क्रोमोसोम कितने हैं, ये जैसे फोर्थ क्रोमोसोम 2 होते हैं ना, ये दोनों के दोनों फोर्थ क्रोमोसोम यहां चले गए, और इसके पास फोर्थ क्रोमोसोम क्या हो गया, 0। अब इसके साथ जब स्पर्म फ्यूज होगा तो स्पर्म कितने क्रोमोसोम लेके आएगा, 23 क्रोमोसोम, और उसमें एक और फोर्थ क्रोमोसोम होगा, तो इसमें क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे क्रोमोसोम 47 हो जाएंगे। और अब फोर्थ क्रोमोसोम कितने हो गए, 3 हो गए ना, एक स्पर्म लेके आया, 2 एग सेल के पास था। अगर स्पर्म नॉर्मल है बेटा यहाँ पे, क्योंकि स्पर्म के अंदर जनरली ऐसा आपको मिलता नहीं है, क्योंकि स्पर्म जो होते हैं वो टिल डेथ तक है ना फ्रेश बनते रहते हैं, ये है। तो अब इस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्रोमोसोम हो जाएंगे 45, बट ये कितना होगा, 40। तो ये चीज हो जाएगी क्या, दिस इज मोनोसोमी, और ये क्या हो सकती है, ट्राइसोमी। अब दोनों में से बच्चा तो कोई एक पैदा होगा, ठीक है। तो अब उसकी किस्मत कि वो ट्राइसोमी लेके पैदा होता है या फिर वो मोनोसोमी लेके पैदा होता है। पॉइंट समझ आ रहा है। तो ये इसका मेन जो रीजन क्या है कि गैमेट्स बनने के टाइम क्रोमोसोम का अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो तब आपको मिलेगा क्या, एन्यूप्लॉइडी। और यही रीजन होता है कि लेट एज में शादी करने के लिए या बच्चे कंसीव करने के लिए मना किया जाता है, ठीक है। मैं जब जेएनयू में थी तो बेटा वहां पे बहुत सारे प्रोफेसर थे, जिनमें मेजोरिटी ऑफ प्रोफेसर्स के अंदर उनके जो बच्चे थे उनको कुछ ना कुछ मेंटल रिटार्डेशन था, मतलब फिजिकल मेंटल कुछ ना कुछ रिटार्ड थे वो, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि जब पढ़ाई पूरी हो जाएगी, ठीक है, और उसके बाद में जब जॉब हमारी सेटल्ड हो जाएगी, उसके बाद जब हमें कोई मिलेगा तो हम शादी करेंगे। तब तक उनकी एज हो जाती थी 40-42, और तब उस एज में जाके वो बच्चे कंसीव करते थे। मैंने ऐसा नहीं बोला है कि 100% प्रॉब्लम होगी, मैंने बोला पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है। तो इसको बोला जाएगा क्या, नॉन डिसजंक्शन। इसके लिए हम लोग टर्म क्या यूज करते हैं, नॉन डिसजंक्शन। नॉन डिसजंक्शन का मतलब होता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, अनइक्वल
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग गैमेट्स फॉर्मेशन, क्लियर। तो मैं एक काम करती हूँ, अब मैं आपको डाउन सिंड्रोम और पटाउ सिंड्रोम ये दोनों टॉपिक में आज पढ़ा देती हूँ। फिर नेक्स्ट क्लास से मैं आपको पढ़ाऊंगी क्या, यूक्लोडी। तो एटलीस्ट कम से कम एन्यूक्लोडी की टाइप्स और प्लस उसके एग्जाम्पल सारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो अब मैं जो टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ, ध्यान रखना, ये ट्राइसोमी, डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्टिव में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलो तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। अगर आप लोग नोट्स बनाना चाहो ना, तो ये जो मैं डिजीज आपको पढ़ा रही हूँ ना, ये यहाँ पे मत लिखना, नहीं तो बहुत वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। आप सिंपली एक काम करना कि इन एग्जाम्पल का जो डिटेल्स है, जो भी डिटेल में आपको पढ़ाऊँ ना, वो आप बिल्कुल अलग पेज पे लिख लेना। बाकी अदरवाइज एक पेज पे आप इसको बढ़िया से सुंदर एक फ्लो चार्ट बना लेना, ठीक है। चलो देखो,